आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो आज के दिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 1984 में दो कंपनियों से मिल के हुई थी, वो भी दो अलग अलग देशों की दो कंपनियां। सो आज हम बात कर रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प। और इस कंपनी की अगर शुरुआत के बारे में देखते हैं तो ये होंडा और हीरो जो कि ग्रुप इंडिया का ग्रुप था, इन दोनों की मिल के शुरुआत हुई थी। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी उसके बाद में, जो कि हीरो होंडा के नाम से जानी जाती थी। बाद में 2010 में दोनों कंपनियां अलग हो गई और बाद में होंडा अपने टू व्हीलर्स बनाती है और आज के दिन हीरो अपने टू व्हीलर्स बनाती है। और हीरो होंडा का नाम बदल के हीरो मोटोकॉर्प हो गया और उसका होंडा हो गया। सो 2010 के जो सेपरेशन है हीरो और होंडा दोनों का, और उसके बाद में जो फैमिली डिस्प्यूट हुआ हीरो मोटोकॉर्प के बीच में, उसमें जो सेटलमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग हीरो जो है हीरो मोटोकॉर्प जो है हीरो का लोगो काम में नहीं ले सकता, मतलब ब्रांड नेम यूज नहीं ले सकता, जो कि टू व्हीलर इलेक्ट्रिक में है और थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक में है और फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक में, उनमें हीरो नाम में नहीं ले सकता। तो आज के दिन अगर आप हीरो इलेक्ट्रिक देखते हैं हीरो ब्रांड के साथ में, तो वो हीरो मोटोकॉर्प की नहीं है, वो किसी और कंपनी की है, मतलब उसी फैमिली के दूसरे भाइयों की है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी फैमिली की बात और पीछे की बात। और अब आगे की बात करते हैं तो आज के दिन हीरो मोटोकॉर्प अपने जो है बिजनेस को फैला रही है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की तरफ में डाइवर्ट हो कर रही है अपने मतलब इन्वेस्टमेंट्स को। जैसे भी उन्होंने रिसेंटली जो है एथर जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है जो कि बैंगलोर बेस्ड है आज के दिन, उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है और पहले भी इन्वेस्टमेंट किया था, अभी और बढ़ा रही है। एक तो ये रीज़न था कंपनी का एथर में इन्वेस्टमेंट करना, और सेकंड एक रीज़न और है जिसकी वजह से आज हमने हीरो मोटोकॉर्प में इंटरेस्ट लिया और इसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चार्ट के अंदर में हमको देखने को मिला, जैसे कि हम लोग अगर पुराना पास्ट चार्ट को अगर चेक करते हैं 2003 से 2005 के बीच में, तो यहाँ पर स्टॉक ने लगभग 200% का ग्रोथ दिखाया था। उसी के बाद में अगर हम लोग 2005 से 2007 के बीच में अगर देखते हैं, 6 के बीच में देखते हैं, तो यहाँ पर अगेन जो स्टॉक है वहाँ से उसने 200% का अगेन ग्रोथ दिखाया। वहाँ पर अगेन अगर हम लोग देखते हैं 2007 से 2011 के बीच में, जो कि अगेन है 4 साल का टाइम पीरियड है, उसमें स्टॉक ने लगभग 300% का ग्रोथ दिखाया। अगेन हम लोग देखते हैं फिर लो बनाया और लो बनाने के बाद में कंपनी के जो स्टॉक है उसने 2013 से लेके 2017 के बीच में अगेन 4 से 5 साल के बीच में 200% का अगेन ग्रोथ दिखाया। उसके बाद में फिर स्टॉक नीचे आया और अभी जो कोरोना काल था उससे पहले नीचे ही आया हुआ था, फिर कोरोना काल भी आ गया। तो वहाँ से अभी तक जो स्टॉक है आज के दिन अगर हम लोग चेक करते हैं तो लोवेस्ट से 97% के आसपास में ऊपर चल रहा है। तो अगेन अगर 200% का भी मार्जिन लेके चलते हैं तो अभी काफ़ी बड़ा ऊंचा मतलब जो चढ़ाव है वो ले सकता है स्टॉक। अगर हम इस कोरोना वाला जो डंप है इसको अगर साइड में कर देते हैं तो स्टॉक अभी अपने लो से केवल 30% ही डाउन है, सब मतलब अप है, लो से 30% ही अप है। अगर 200% का अगर मार्जिन लेके चलते हैं तो स्टॉक को अभी काफ़ी बड़ी जर्नी अचीव करनी बाकी है। तो क्या आने वाले टाइम के अंदर में, और लगभग हमने देखा है कि हर 3 4 5 साल के या 3 4 साल के बीच में जो स्टॉक है लगभग 200% का ग्रोथ दिखा रहा है। तो अभी हमने जो रिसेंट जो हाई आया था 2017 के बाद में, रिसेंट हाई कुछ नहीं आया, आज 6 साल हो चुके हैं। तो अभी मतलब अगला हाई बनने का सही टाइम अभी लग रहा है, जिस तरीके से मार्केट में बूम आया हुआ है। तो ये तो हो गए दो रीजंस जिनके बेसिस पे आज इस स्टॉक की हम स्टडी करने वाले हैं। तो अगर ये सही बैठता है तो यहाँ से लगभग लगभग कंपनी का जो स्टॉक है 150%, मतलब दोगुने से भी ज़्यादा हो सकता है रिसेंटली अभी 1 साल के अंदर अंदर में। लेट्स होप फॉर गुड। आई एम नॉट बीइंग हेक्टिक हियर। और इसी के साथ में हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं कंपनी के मार्जिन को और आगे के 10 साल के डेटा को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। 1 साल को ही नहीं, 10 साल को, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। ये तो हमने टेक्निकल्स देख लिया, अब फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं। इसी के साथ में पहले अगर कंपनी किस सेगमेंट में है, मोटरसाइकिल सेगमेंट में, मतलब टू व्हीलर सेगमेंट में, तो यहाँ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि हमने पूरी रिसर्च करने की कोशिश की, तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल जो मार्केट है जो 2022 का था वो 75 बिलियन वर्थ डॉलर्स था, मतलब बाइक का जो मार्केट है, जो कि 2030 तक जो है 124 बिलियन डॉलर वर्थ हो जाएगा। और ये लगभग जो है 9% के CAGR ग्रोथ के साथ में बढ़ रहा है। और इंडिया की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये आज के दिन 16 बिलियन डॉलर का मार्केट है और ये लगभग 26 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा, 9.88 CAGR ग्रोथ के साथ में बढ़ रहा है। सो 10% की ग्रोथ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में आ रही है। शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक सॉरी ये टू जो है पेट्रोल बेस्ड है उससे इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाएगा, टू व्हीलर मार्केट के बढ़ने की उम्मीदें हैं। राइट। सो मतलब ग्रोथ अच्छी खासी है पूरे ओवरऑल मार्केट के अंदर में, अगर इंडिया वाइज भी देखते हैं और वर्ल्ड वाइज देखते हैं दोनों में ही। राइट। इसी के साथ में अगर हम लोग हीरो की बात करते हैं, आज के दिन जो नंबर 1 आज के दिन बैठा हुआ है मैन्युफैक्चरर के तौर पे, सो इस कंपनी की आज के दिन जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 9 मिलियन टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है वो एक साल में। और जो 2022 का अगर डेटा उठा के देखते हैं तो इसमें सिर्फ लगभग 55 लाख मोटरसाइकिल्स बनाई हैं। तो इनके पास में अच्छा खासा वहाँ पर लगभग 40% जो कैपेसिटी है वो अभी भी खाली पड़ी हुई है। सो इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मार्केट अच्छा खासा बूम पर है, नंबर 1 प्लेयर हैं।
और रिसोर्सेज सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो कंपनी के पास में सिर्फ अपार मतलब वो क्या बोलते हैं मार्केट पड़ा हुआ है, बस कैप्चर करना बाकी है। सो ये तो हो गई मार्केट से रिलेटेड बात। और आगे अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के आज के दिन फाइनेंसिस किस तरीके से चल रहे हैं, तो चलते हैं हम कंपनी के आज के दिन स्टॉक की बात करते हैं। सो ये कौन सा स्टॉक खुला हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प। ओके, तो यहाँ पर आज के दिन जो स्टॉक चल रहा है वो 2961 मतलब 2900 के आसपास में चल रहा है और 833 का बुक वैल्यू है। सो यहाँ पर 3.55 ही पीबी रेशियो बना हुआ है। सो कि इतनी पुरानी कंपनी के लिए मुझे नॉर्मल लगता है, क्योंकि अब तक इसके पास में इतने एसेट्स हैं, इतनी वर्थ ऑफ वैल्यू के एसेट्स होंगे अच्छे खासे तरीके से जो कि ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग इसको इतना खराब पीबी रेशियो नहीं मान सकते। आज के दिन जो है कंपनी की 60,000 करोड़ की वैल्यू है बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। अब यहाँ पे अगर आगे चलते हैं हम लोग, सो किस तरीके से कंपनी इनकम कमा रही है, मतलब पीएनएल स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो उसके बेसिस पे देखने को मिल रहा है कि 27,000 करोड़ का वर्थ मतलब 2015 में सेल कर पा रही थी, और वही सेल आज के दिन 34,000 करोड़ की हो रही है। सो हमने इंडिया का मार्केट देखा था $16 बिलियन का, और यहाँ पर 34,000 के आसपास में करोड़, ये रुपीज़ में है। सो कंपनी के पास में अथा अभी भी मार्केट कैप्चर करने के लिए पड़ा हुआ है। सो अगर इंडिया के मार्केट का देखा जाए तो आज के दिन पास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पे 32% इंडिया का मार्केट को कैप्चर कर रखा है। 32% टू व्हीलर टोटल मार्केट, ये है बाइक की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम स्कूटी की बात करते हैं, स्कूटर सेक्शन की बात करते हैं, तो वहाँ का जो टोटल मार्केट है स्कूटी वाला वो सिर्फ 6% ही कंपनी के पास में। इसीलिए तो कंपनी एथर जैसी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं जो कि स्कूटी की बेस में ही आते हैं, उनके अंदर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, ताकि उस मार्केट में भी अच्छी खासी अपनी जो है जान लगाई जा सके। सो एक बड़ा कारण है एथर में भी इन्वेस्टमेंट करने का। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट को भी ध्यान में रख लेते हैं, ताकि अगर हमें वहाँ कोई दिक्कत नजर आ रही हो। सो यहाँ पर जो कि 2014 के बाद में अगर देखते हैं तो अच्छा खासा बूम देखने को मिला है। और अगर हम लोग अ, उस वक्त के जो रिजर्व्स हैं मतलब कंपनी के पास में, जो कि नेटवर्थ है कंपनी की उस वक्त के हिसाब से, और उसके बाद में जिस तरीके से कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स कमाए हैं और जिस तरीके से अपनी वैल्यू बढ़ाई है, रिजर्व्स की वैल्यू बढ़ाई है, नेटवर्थ बढ़ाई है, तो वो लगभग 22% के CAGR ग्रोथ के साथ में कंपनी ने बढ़ाई है। दैट हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, जो कि एसेट में एप्रिसिएशन आया उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिर्फ अर्निंग्स जो कि मार्केट जो दिख रही है सामने उसी की बात कर रहे हैं। सो अर्निंग्स अच्छी, मतलब कंपनी के पास में अर्निंग्स काफ़ी अच्छी कर रही है रिजर्व्स के बेसिस पे। और लोन को भी अगर हम लोग देखते हैं तो रिसेंट के अकॉर्डिंग 2022 में लोन बढ़ाया था, बट अगेन उन्होंने अच्छा खासे लेवल के ऊपर फिर कम कर दिया। कंपनी की अगर फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो कंपनी रेगुलरली अपने फिक्स्ड एसेट्स जो है बढ़ाती ही जा रही है, जैसे कि लैंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग्स, मतलब फैक्ट्री बढ़ा रही है, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करते ही जा रही है टाइम के साथ में। आगे हम लोग देख लेते हैं जैसे कि, और सेकंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो सेक्शन है कंपनी जो है जैसे जैसे कमाई कर रही है वैसे वैसे अलग अलग जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन भी अपने को दिख रहा है। इसी के साथ में अदर एसेट्स को भी अगर देख लेते हैं, सो कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो हर साल मतलब पिछले साल के हिसाब से अच्छी खासी सेल हुई थी 2022 में, जिसके साथ बढ़ी थी, और इस साल 2023 में इन्होंने इन्वेंट्री इसी के साथ में CWIP जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी अच्छा खासा है। सो अगेन इस साल भी कंपनी किंग बनी रहेगी, और आई थिंक पुराने साल के मुकाबले इस साल थोड़ा ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएगी। तो अभी तक हमें बैलेंस शीट के अंदर में कुछ दिक्कत नजर आई नहीं है। और इसी के साथ में हम लोग अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देख लेते हैं तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो इंटैक्ट वहीं पर पड़ी हुई है, और FIIs ने रिसेंटली अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है और DI ने घटाई। तो ये FII DI का खेल चलता रहता है, तो वही चल रहा है यहाँ पर। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास में वही 9-10% के आसपास में शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है। तो उसमें भी अगर फ्री फ्लोट में अगर हम लोग देखते हैं तो पूरी की पूरी फ्री फ्लोट में ही पड़ी हुई है, 9-10 मतलब जनरल पब्लिक के पास में पड़ी हुई है। तो अभी तक तो हमने जो पूरा डेटा यहाँ पर देख लिया, अभी तक कहीं पे हमें दिक्कत नजर आई नहीं बैलेंस शीट के अंदर में या फिर पूरे फंडामेंटल्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि पुराना जो पास डेटा जिस हिसाब से कंपनी ने अर्निंग की है जो कि 22% CAGR ग्रोथ का है, तो हम लोग सिर्फ 20% के CAGR ग्रोथ को बेस के ऊपर में ही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कंपनी का स्टॉक अगले 10 साल में कहाँ पर हो सकता है। सो उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास में जो डेटा आया है वो लगभग आया है कि कंपनी का जो नेटवर्थ है, जो कि कंपनी के रिजर्व्स को जब हम लोग बोलते हैं उसके बेसिस के ऊपर में ही जो कंपनी का स्टॉक है वो 5,139 रुपये का हो सकता है, मतलब 5,000 के लगभग हो सकता है। ठीक है, और आज के दिन जो पीबी रेशियो है कंपनी का, जो मतलब नेटवर्थ मतलब जो रिजर्व्स हैं उसके बेसिस के ऊपर में कंपनी का स्टॉक 3.5 गुना ऊपर चल रहा है। तो अगर 3.5 गुना उस वक्त भी चलता है तो कंपनी का जो स्टॉक है उसको हम 18,000 के आसपास में देख सकते हैं, जो कि अगर आज की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 6 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि आज के मुकाबले अगले 10 साल में कंपनी का स्टॉक 6 टाइम्स ऊपर हो सकता है, अगर इसी तरीके से अगर कंपनी जो है नंबर 1 बनी रहती है टू व्हीलर्स के अंदर में भी, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी हमने मार्केट के पास बेसिस पे भी देखा, कंपनी के कैपेसिटी के हिसाब से भी देखा, हर तरीके से देखने की कोशिश की है।
सो हायर चांसेस हैं कि कंपनी जो है ये इस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर सकती है। और इसके साथ में ही एक चीज़ और एड ऑन अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो कंपनी डिविडेंड दे रही है 3.38% की डिविडेंड यील्ड है। मतलब बैंक में हम लोग जो पैसा रख रहे हैं वो हमको इतना इंटरेस्ट देते हैं जितना ये लोग कंपनी के स्टॉक्स के बाद में डिविडेंड निकाल के कमाई करके डिविडेंड दे रहे हैं, राइट। सो ये डिविडेंड यील्ड तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। सो इसमें आगे की जो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड और जिस टाइप की ग्रोथ है और जिस टाइप से हमने चार्ट देखा, चार्ट की जो साइकिल चल रही है, सो आने वाले टाइम के अंदर में हमें डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कंपनी का स्टॉक आने वाले 2 साल के अंदर अंदर में अच्छा खासा अपने प्राइस दिखा सकता है और 10 साल के अंदर में 6 टाइम्स भी हो सकता है, चांसेस पूरे लग रहे हैं। फाइनली, ऑन ए गुड नोट, अब हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी तरफ से कोई कंपनी ऐसी बताएं जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहें। अब आप चाहें कि हम रिसर्च करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी हम लोगों को जो कंपनी पसंद आती है, अच्छी लगती है, चाहे वो किसी भी बेसिस के ऊपर हो, चार्ट के बेसिस पे या फिर कंपनी के किसी एक्टिविटी की वजह से हो कि फ्यूचर में क्या कर सकती है, तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते ही रहते हैं। कंपनी के स्टॉक में कभी भी मूवमेंट आ सकता है और अभी जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं कंपनी के अंदर में, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो कंपनी का मूवमेंट अभी रिसेंटली ही आ सकता है। चांसेस पूरे हैं कि इसी महीने या फिर अगले महीने तक जो कंपनी का जो स्टॉक है यहाँ पर ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद में सस्टेन करे, तो उसके बाद में हम लोग जो है फाइनल जो ब्रेकआउट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो कि शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस अपर लाइन को ब्रेकआउट देने के हिसाब से, और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो होल्ड करके बैठ सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। फाइनली, सी यू टुमारो।